डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप लेवल क्वेश्चन रिलेटेड टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का लॉ क्या है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या डेवलप होगा, और इसी से संबंधित आज हम लोग पढ़ेंगे टॉप लेवल क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस, नीट और एडवांस के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक बॉडी जो है वह रफ सरफेस पर रखा हुआ है। रफ सरफेस, बॉडी कहां रखा गया है? रफ सरफेस पर। इसका मास क्या है? m इक्वल टू मास ऑफ बॉडी। पूछा जा रहा है कि इस बॉडी निवेश कितना दिया हुआ है सरफेस के लिए? निवेश दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है। पूछा जा रहा है इस बॉडी को मिनिमम कितना फोर्स लगा करके रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर चला सकते हैं। फाइंड मिनिमम पुलिंग फोर्स act on block to move on rough horizontal surface। देखिए, ब्लॉक और सरफेस के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया हुआ? निवेश इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस। ब्लॉक और सरफेस के लिए निवेश दिया हुआ है। तो अब कितना मिनिमम फोर्स लगा करके इस बॉडी को क्या कर लेंगे? अब मोशन करा लेंगे। कितना मिनिमम पुलिंग फोर्स? तो मान लीजिए कि हमने पुलिंग फोर्स P लगाया, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे। पता नहीं है किस डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स लगाएं कि कम से कम लगा करके इसको हम मूव करा सके। ये डायरेक्शन तो पता है नहीं, इसलिए मान लेते हैं कि प्रॉपर एंगल थीटा पर हमने पुलिंग फोर्स अप्लाई किया। और ये थीटा अगर हम फाइंड कर लें कि थीटा के किस वैल्यू के लिए पुलिंग फोर्स कम से कम लगाना होगा तो बॉडी मूव कर जाए, यही तो फाइंड करना है कि कम से कम पुलिंग फोर्स लगा करके इस बॉडी को मोशन करा देना है। तो थीटा का सबसे पहले हम लोग वैल्यू पता करेंगे, मैंने पुलिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएंगे कि बॉडी मूव ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो मान लेते हैं कि थीटा एंगल पर हमने एक पुलिंग फोर्स लगाया P, इसका दो कंपोनेंट होगा, P cos थीटा, वर्टिकल में क्या होगा? P sin थीटा। एक्स इस फोर्स के वजह से स्लिप करने की टेंडेंसी डेवलप हो जाएगा, प्रवृत्ति डेवलप हो जाएगा राइट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग जाएगा? लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर इस फोर्स का वैल्यू इधर के तरफ लगने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा हो जाए तो ऑटोमेटिक बॉडी क्या कर जाएगा? स्लिप कर जाएगा। हम पढ़ा चुके हैं किसी बॉडी को रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए चलने के लिए अप्लाइड जो फोर्स होना चाहिए वह लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा होना चाहिए। सेकंड फोर्स लग जाएगा ग्रेविटेशनल और थर्ड फोर्स लग जाएगा नॉर्मल कांटेक्ट। ये होगा। तो इस फोर्स की वजह से
इसको शिफ्ट करने की टेंडेंसी या टेंडेंसी टू मोशन राइट क्रिएट हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे गौर कीजिए। दिस डायरेक्शन टेक वाई एक्सिस एंड दिस डायरेक्शन टेक एक्स एक्सिस। ये बॉडी का मोशन हॉरिजॉन्टल में होना है, इसका नाम फॉर मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होना चाहिए, P cos थीटा ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। यह फोर्स जो होना चाहिए इधर लगने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से अगर बड़ा है तो बॉडी क्या कर जाएगा, मोशन कर जाएगा रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस में। अब P cos थीटा ग्रेटर देन म्यूएस इनटू इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या लिखेंगे, नाउ resultant force along y direction mass into acceleration along y। क्यों y के डायरेक्शन इक्वेशन लिखना पड़ रहा है, क्योंकि हमें चाहिए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे निकालेंगे, इस सरफेस के चलते इस बॉडी पर लगने वाला नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है वह फाइंड करने के लिए y के डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स 0 करना होगा, क्योंकि y बॉडी तो स्लिप कर रहा है, रफ हॉरिजॉन्टल तरफ मोशन कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो y के डायरेक्शन में तो कोई मोशन है नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, P sin थीटा माइनस mg प्लस n इक्वल टू मास तो है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, y के डायरेक्शन में मोशन तो है नहीं, तो n इक्वल टू राइट mg माइनस P sin थीटा। This write equation second. From first and second we get क्या लिखेंगे, P cos थीटा ग्रेटर देन म्यूएस इंटू n mg माइनस P sin थीटा। दिस राइट। अब क्या हो जाएगा, दिस डायरेक्शन फ्रॉम फर्स्ट P का वैल्यू निकाल लीजिए, इसको इधर ले आए, तो P cos थीटा प्लस म्यूएस से मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यूएस P sin थीटा ग्रेटर देन म्यूएस mg। P कॉमन आ जाएगा, cos थीटा प्लस म्यूएस sin थीटा ग्रेटर देन म्यूएस mg। तो P cos थीटा ग्रेटर देन म्यूएस mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यूएस sin थीटा। इसका मतलब है कि पुलिंग फोर्स अगर थीटा अगर एंगल पर अप्लाई करिएगा तो इससे बड़ा होना चाहिए, इस वैल्यू से बड़ा होगा बॉडी क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। जैसे पुलिंग फोर्स थीटा का एंगल दे दिया 30 डिग्री, तो पुलिंग फोर्स 30 डिग्री पर इससे बड़ा लगाइएगा, इस वैल्यू से बड़ा लगाएंगे तो बॉडी क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, मिनिमम पुलिंग फोर्स। मिनिमम पुलिंग फोर्स से देखिए क्या करेंगे, अगर ये पूरा जो वैल्यू आ रहा है इसको अगर मिनिमम कर दें तो मिनिमम से बड़ा होना चाहिए आपका पुलिंग फोर्स। मिनिमम से थोड़ा बड़ा होगा बॉडी स्लिप कर जाएगा। तो इस वैल्यू को आपको मिनिमम करना है। इस वैल्यू, ये वैल्यू पूरा कब मिनिमम होगा, थीटा के किस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा, क्योंकि बॉडी का मास कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, प्रॉपर बॉडी और सरफेस के लिए म्यूएस वैल्यू कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या है मेरा, थीटा।
अगर आप देखिए, अगर नीचे वाला, अगर ये पूरे वैल्यू को अगर हम मैक्सिमम अगर कर दें, थीटा के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, तो ऑटोमेटिक है कि पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम हो जाएगा। तो अब लिखेंगे फॉर मिनिमम पुलिंग फोर्स के लिए कंडीशन फॉर मिनिमम पुलिंग फोर्स, तो ये पूरे वैल्यू को मैक्सिमम करना है। तो मान लीजिए लेट y इक्वल टू कॉस थीटा प्लस म्यूएस साइन थीटा, ये पूरे वैल्यू डिनोमिनेटर को हमने मान लिया दिस, ये आपका डिनोमिनेटर है, मान लिया y। फॉर मैक्सिमम मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम लिए आप कंडीशन पढ़ चुके हैं, dy बाई डी थीटा इक्वल टू क्या होता है जी, पढ़ चुके हैं। जिस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम हो आइदर मिनिमम हो, वहां स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है जी, जैसे मान लिया जाए ये कोई कर्व है, इस तरह का कर्व है, देखिए यहां टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, एक्स के इस वैल्यू के लिए वाई सबसे ज्यादा है, एक्स के इस वैल्यू के लिए वाई सबसे कम है, यहां टेंजेंट डालें, यहां टेंजेंट डालें, एक टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, यहां भी और यहां भी, एक्स एक्सिस की जब पैरेलल होगा तो स्लोप क्या होगा, dy बाई डी एक्स जीरो, यहां भी dy बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो। तो आप मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एक कंडीशन को लिख सकते हैं, dy बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो, कि जहां फंक्शन मैक्सिमम होता है आइदर मिनिमम होता है, उस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। आप इस चीज को समझ के रखिए। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, डी बाई डी थीटा, वाई वैल्यू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू जीरो, क्या लिखेंगे, माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस म्यू साइन का कॉस जीरो। ये तो पढ़े हैं आप डिफरेंशिएशन। और क्या लिख देंगे, इसको इधर ले आइए, साइन थीटा दिस इंप्लाई इक्वल टू म्यूएस कॉस थीटा tan थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो जाएगा, म्यू एस। इस एंगल पर देखिए थीटा की एक ही वैल्यू आ रहा है, 0 और 90 के बीच में एक ही वैल्यू पॉसिबल है, थीटा दिस। और फिजिक्स में एडवांटेज है कि अगर डिफरेंशिएट करें, जीरो करें, थीटा का वैल्यू 0 और 90 के बीच में एक ही वैल्यू आएगा, जिसके लिए आपका y क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और y मैक्सिमम होगा तो पुलिंग फोर्स क्या होगा, मिनिमम होगा। तो आप सीधा याद रखें कि इस एंगल से हॉरिजॉन्टल से tan इनवर्स म्यूएस, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल आ रहा है, इतना अगर एंगल से अगर फोर्स लगाएंगे तो मिनिमम पुलिंग फोर्स लगा करके बॉडी को आप मूव करा सकते हैं। अब आपका आ गया कि मिनिमम पुलिंग फोर्स कितना लगाएंगे। नाउ पी मिनिमम क्या लिखेंगे, म्यूएस mg अपॉन क्या था, कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, कॉस थीटा प्लस क्या था, म्यूएस साइन थीटा। अब हम पी इतना था दिया गया पी, अब पी मिनिमम निकालने के लिए क्या कीजिए, पहले कॉस ऊपर और नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो म्यूएस mg सेक थीटा अपॉन 1 प्लस म्यूएस tan थीटा। अब जो है पुलिंग फोर्स, थीटा तो निकल चुका है, इस एंगल के लिए मिनिमम पुलिंग फोर्स लगा सकते हैं। पुलिंग फोर्स इस एंगल पर हॉरिजॉन्टल इतना एंगल पर लगाएंगे तो कम आपको पुलिंग फोर्स लगाना पड़ेगा और बॉडी मोशन कर जाएगा। मिनिमम पुलिंग फोर्स tan थीटा का वैल्यू रख दीजिए, हाँ
तो म्यूएस एम जी सेक थीटा को लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा राइट, म्यूएस स्क्वायर 1 प्लस म्यूएस स्क्वायर tan थीटा म्यूएस इंटू म्यूएस। आप लिख सकते हैं फॉर्मूला सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला है, आप लिख दें दिस एंड दिस कैंसिल, पुलिंग फोर्स मिनिमम applied म्यूएस mg अपॉन रूट अंडर 1 प्लस म्यूएस स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इतना आपको मिनिमम पुलिंग फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी को रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर चलने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता फाइंड पुशिंग फोर्स एक्ट ऑन ब्लॉक नॉट स्लिप ओवर द रफ सरफेस। कहता है इस पर कितना पुशिंग फोर्स लगाएं कि ये ब्लॉक जो है स्लिप ना करे, कितना पुशिंग फोर्स लगाएं ब्लॉक नॉट स्लिप ऑन ओवर द रफ सरफेस। तब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? देखिए हॉरिजॉन्टल से 60 पे लगा रहा है पुशिंग फोर्स, इसको आगे स्लाइड कर दीजिए, दिस वेक्टर स्लाइड दिस डायरेक्शन स्लाइड कर सकते हैं। ये एंगल आपका क्या है 60, तो ये भी क्या हो जाएगा 60। इस पुलिंग फोर्स का दो कंपोनेंट, एक होगा इस डायरेक्शन में P cos 60 और एक होगा इस डायरेक्शन में P sin 60। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा 2G और कांटेक्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। अब इस फोर्स की वजह से वह स्लिप करना चाहेगा किस डायरेक्शन में, लेफ्ट के डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, बॉडी के मोशन को रेसिस्ट करने वाला फोर्स वो लग जाएगा Fs इस डायरेक्शन में, स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी को रेस्ट में रहना है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब क्वेश्चन क्या रहा है, इस ब्लॉक का मास आपका क्या था 2 kg, m इक्वल टू 2 kg मास, म्यूएस दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इस बॉडी को स्लिप नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिस डायरेक्शन टेक एक्स एक्सिस,
एंड वर्टिकल डायरेक्शन को क्या मान लेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन के कोई एक्सिस, वर्टिकल कोई एक्सिस मान लेंगे। क्लियर, इसको मूव नहीं करना है, फॉर नॉट मोशन ऑन रफ हॉरिजेंटल सरफेस, हॉरिजेंटल सरफेस। इसको मोशन कराने वाला कौन सा फोर्स है, यही है हॉरिजेंटल में P cos 60। तो P cos 60 डिग्री या लेस होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से, या इक्वल तक, लेस या इक्वल, लिमिटिंग फ्रिक्शन छोटा या बराबर तक। अब एक फोर्स लगाएंगे हॉरिजेंटल में, ये बॉडी स्लिप नहीं करेगा। हाँ, इस एक फोर्स अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, बॉडी विल स्लिप, बॉडी स्लिप कर जाएगा। तो P cos 60 तो हाफ हो जाएगा, लेस यूएस इंटू एन, दिस इक्वेशन फर्स्ट। अब हमको n फाइंड करना है, n कहां से निकलेगा, y के डायरेक्शन इक्वेशन लिख देंगे, n तो y के डायरेक्शन लग रहा है, y डायरेक्शन तो कोई मोशन है नहीं, रिजल्टेंट फोर्स along y, मास इंटू एक्सप्रेशन along y, n माइनस n ऊपर लग रहा, माइनस 2g माइनस t साइन 60, मास तो है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है आपका, 0। तो n इक्वल टू क्या लिख देंगे, 2g, g का वैल्यू 10 ले लीजिए, 20t cos 60 √3/2 इक्वल टू n इक्वल टू, फाइंड हो गया। अब इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज द सेकंड। अब हम लोग दो इक्वेशन है और दो अननोन भी है n और t, हम लोग को म्यूएस का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ है, सोल्व कर लेंगे। क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या हो जाएगा, P/2 म्यूएस वैल्यू दिया हुआ 1/√3, n का वैल्यू निकाल चुके हैं, 20 प्लस P इंटू √3/2, तो P/2 इस म्यूएस वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन में म्यूएस वैल्यू आप चेंज कर लें, इसका मतलब है ये आपका P/2 आएगा, यहां आ जाएगा, ये कैंसिल होगा, P/2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि पुशिंग फोर्स 60 डिग्री एंगल पर अगर लगाएंगे तो बॉडी मूव कर जाएगा, बॉडी रेस्ट में नहीं रहेगा, आपको म्यूएस को आपको चेंज करना पड़ेगा। P/2 लेस देन क्या लिखेंगे, 20/√3 प्लस √3 P/2। अब देखिए ये P/2 कैंसिल हो जा रहा है, इसका मतलब है कि दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, यहां तो कैंसिल हो जा रहा है, तो दिस कंडीशन, दिस फिजिकल कंडीशन, दिस फिजिकल condition is not possible for block at rest on rough surface,
rough surface by action of this pushing force। क्यों? क्योंकि ये अभी कैंसिल हो गया, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है। इस पुशिंग फोर्स, इस एंगल पर लगने वाला पुशिंग फोर्स के करस्पॉन्डिंग, चाहे कितना ही फोर्स कौन लगा, ये बॉडी जो है कभी अस्थिर नहीं रहेगी। ये बॉडी क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। क्लियर? प्रोसीड करने का तरीका यही है। ये इस तरह का डेटा सेट किया गया है कि बॉडी जो है मूव कर जाएगा, रेस्ट में नहीं रहेगा। थर्ड, ये आपका यूएस दिया हुआ है 0.3। ब्लॉक का मास है 4 kg। इस ब्लॉक का मास है, हैंगिंग ब्लॉक का मास है पुली स्ट्रिंग आपका लाइट है। पूछता है फाइंड मास मैक्सिमम, फाइंड मैक्सिमम मास ऑफ hanging block from light string for which 4 kg block not slip over the surface। फाइंड मैक्सिमम मास ऑफ हैंगिंग, इस ब्लॉक का मैक्सिमम मास कितना हो। ये जो टांगा हुआ जो ब्लॉक है वह रेस्ट में रहेगा। अरे मिनिमम तो कुछ कंडीशन, कोई मास नहीं टांगे, रेस्ट में रहेगा। लेकिन मैक्सिमम कहां तक इसको हैंग करे, इस ब्लॉक का मैक्सिमम मास कितना हैंग करे, ये बॉडी क्या रहे? रेस्ट में रहे। एक बेहतर क्वेश्चन है, इसको समझिए। अब इसको अगर रेस्ट में रहना है, एट रेस्ट, तो ये रेस्ट में रहेगा तो भी आपका रेस्ट में रहेगा। लेकिन ये फोर्स लगेगा mg, नीचे टेंशन बता चुके हैं लगाना, अवे फ्रॉम बॉडी ऊपर की तरफ। अब यहां जो टेंशन है वही टेंशन यहां होगा, mg का होगा 4g। इसके लिए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, स्लिप करने के लिए टेंशन की वजह से राइट, तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? लेफ्ट। क्लियर? अब हम क्या लिख सकते हैं? फॉर ब्लॉक ऑफ मास m के लिए क्या इक्वेशन लिख सकते हैं इसके लिए? रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग t माइनस mg। मास तो है लेकिन एक ब्लॉक तो रेस्ट में है, तो t इक्वल टू mg। इक्वेशन फर्स्ट। अब 4 kg के लिए एबीडी यहां दिखाया हुआ फॉर 4 kg ब्लॉक, फॉर
4 kg ब्लॉक। क्या लिख सकते हैं, एबीडी हम बना चुके हैं। दिस डायरेक्शन टेक एक्स एक्सिस, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग विथ मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग। क्लियर। अब ये बॉडी जो है रेस्ट में है, तो टी माइनस एफ एस, मास तो है लेकिन एक्सेलरेशन भी है, तो टी इक्वल टू एफ एस। इक्वेशन नंबर 2, राइट। रिजल्टेंट फोर्स along y, mass into acceleration along y। अपवर्ड फोर्स क्या लग रहा, n माइनस 4g इक्वल टू 4 इंटू जी, दिस राइट, n इक्वल टू 4g। इक्वेशन नंबर 3। मेरे पास 3 इक्वेशन है। अब जो है हम लोग देखिए क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से। तो फर्स्ट सेकंड हम लोग पढ़ चुके हैं। Condition here, Fs less and r equal to limiting friction, less and r equal limiting friction Lewis into n। n यहां से रख दीजिए और Fs का वैल्यू हम निकाल चुके हैं t के बराबर, और t इक्वल टू mg। तो Fs इक्वल टू t लेस देन म्यू एस, n वैल्यू इक्वल टू 4g, और t का वैल्यू कितना है mg। लेस एंड आर इक्वल टू इंटू 4g। यहां लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, यहां लिख देंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। हेल्प सर, ये लिख दिया। अब g से g कैंसिल हो गई, m लेस एंड आर इक्वल यूएस वैल्यू 0.3 इंटू 4, राइट। मास कितना आ जाएगा, यहां से मास हम फाइंड कर लेंगे, m लेस एंड आर इक्वल टू 1.2 kg। इसका मतलब है 1.2 kg से छोटा मास टांगेंगे, ये बॉडी रेस्ट में रहेगा। 1.2 kg तक टांगेंगे, मैक्सिमम मास 1.2 kg। मैक्सिमम इतना मास टांगिएगा कि बॉडी क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, नो एनी मोशन। इसका मतलब है 1.2 kg से छोटा या मैक्सिमम 1.2 kg तक आप हैंग करेंगे, ये बॉडी क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, खासकर इस तरह का जेईई मेन और नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। चार नंबर, रफ सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिमिट दिया गया। दिस इज द यूनिट फॉर चेन। L इक्वल टू लेंथ ऑफ चेन, कैपिटल M इक्वल टू मास ऑफ चेन। पूछता है कि कितना लेंथ हैंग किया जाए, जिस दिस चेन जस्ट स्लिप ओवर द टेबल, टेबल से क्या कर जाए, स्लिप कर जाए। फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ chain will hanging from table to
to whole chain. Okay. Total chain build total chain slip over the rough table. करता फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ चेन विल हैंग फ्रॉम टेबल टू टोटल चेन स्लिप ओवर द टेबल। मिनिमम कितना लेंथ इसको हैंग करें, टांगे कि पूरा चेन क्या कर जाए, टोटल चेन स्लिप ओवर द टेबल, स्लिप कर जाए। स्लिप करके कहां गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। जबकि लेंथ एल है, मास एम है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूनिट्स। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे समझिए। ऐसा क्वेश्चन नीट, जेईई मेन, एडवांस सब पूछता। मान लीजिए कि एक्स पार्ट ऑफ चेन विल हैंग फ्रॉम द टेबल। एक्स लेंथ क्या किए, हम टेबल से हैंग करा लिए, तो टेबल पर कितना लेंथ बचेगा, एल माइनस एक्स। जैसे इसका लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इस पॉइंट पर जो है उसका टेंशन बढ़ते चला जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि नीचे पर लटकने वाला वेट जो है, हैंग करने वाला वेट जो है वो बढ़ता चला जाएगा, तो मास बढ़ेगा। लेंथ बढ़ेंगे तो मास बढ़ेंगे, मास बढ़ेंगे तो इस पॉइंट पर टेंशन बढ़ता चला जाएगा। तो इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। स्लिप कराने वाला जो टेंडेंसी जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। टेंडेंसी, स्लिप करने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ता चला जाएगा। एक प्रॉपर लेंथ टांगने के बाद पूरा चेन क्या कर जाएगा, स्लिप करके गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेंशन इतना अधिक हो जाएगा जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा हो जाएगा। तभी मान लो एक्स लेंथ हैंग किया है लेकिन चेन अभी रेस्ट में है, एट रेस्ट। तो हैंगिंग पार्ट का पहले एफ बी डी बना लीजिए। एफ डी डी फॉर हैंगिंग पार्ट। हैंगिंग पार्ट का एफबीडी, एफबीडी हैंगिंग पार्ट का बनाएंगे तो क्या होगा, यहां से यहां लेंथ एक्स है तो एल लेंथ का मास हो गया एम, यूनिट लेंथ का एम बाई एल। एक्स लेंथ का क्या लिखेंगे, एम बाई एल इंटू एक्स। इतना मास होगा, दिस मास कैपिटल स्मॉल एम लिख सकते हैं, दिस मास एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी। इतना वेट जो है इस पॉइंट पे हैंग कर जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, एक तनाव क्रिएट होगा टी, लेकिन होल पार्ट क्या है अभी, एट रेस्ट। अभी तो होल चेन ही रेस्ट में है। ये एक्स पार्ट जब हैंग कराए हैं तो होल पार्ट ऑफ चेन एट रेस्ट। रिजल्टेंट फोर्स along y, right? Mass into acceleration along y, t minus m by x g। मास तो है लेकिन एक्सेलरेशन जी रेस्ट में है, तो t इक्वल टू क्या लिखेंगे, m by l x इंटू, राइट। इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 हम लिख दिया। अब जो है यहां से मास निकाल लिया क्या। अब जो टेबल पर जो पार्ट है उसके लिए भी बना लेंगे, एफ डी डी फॉर पार्ट ऑफ चेन ऑन टेबल। जो टेबल पर है उसका भी बना लीजिए। यही आपका पार्ट टेबल पर है, इसका लेंथ क्या है, एल माइनस एक्स। अब इस पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में टी, जो यहां टी लग रहा वही टेंशन यहां लगेगा, क्योंकि यहां से इसी पॉइंट पे हम दिखा रहे हैं। अब जो इसी फोर्स की वजह से चेन क्या करना चाहेगा, स्लिप करना चाहेगा राइट डायरेक्शन में। तो ये पार्ट अगर रेस्ट में, तो ये पार्ट रेस्ट में, तो कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक। इसका वेट क्या होगा, यूनिट लेंथ के लिए मास m बाई एल था, तो l माइनस एक्स लेंथ का मास इतना इंटू जी, एंड कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर।
इतना ही तो फोर्स लगेगा। अब जो है इक्वेशन लिख देते हैं। अब इक्वेशन लिख लीजिए। दिस डायरेक्शन टेक एक्स एक्सिस एंड वर्टिकली वाई एक्सिस, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स, मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, एक्स के डायरेक्शन में टी माइनस एफ एस, मास तो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो क्योंकि रेस्ट में है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहे हैं, तो T इक्वल टू एफ एस। इक्वेशन नंबर सेकंड, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई, मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं, m बाई एल, एल माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, n इक्वल टू m बाई एल, एल माइनस एक्स इंटू जी। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यही तीन इक्वेशन को हेल्प करके हमको सोल्व कर लेना है। हम जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहां से कहां होता है, तो अब देखिए नाउ एफ एस लेस एंड आर इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एस वैल्यू इक्वल टू टी यूएस इनटू एल। अब जो है टी का वैल्यू रख देंगे एफ एस, टी इक्वल टू दिस, यहां लिख देंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तीनों का यूज कर लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, टी का वैल्यू रख लीजिए। तो क्या आ जाएगा, m बाई एल एक्स जी लेस एंड आर इक्वल यूएस, n का वैल्यू m बाई एल, एल माइनस एक्स इंटू जी, दिस कैंसिल, this and this cancel, x less and or equal to us l minus x। क्लियर, यहां सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा x स्क्वायर लेस एंड और इक्वल टू यूएस एल माइनस यूएस इंटू एक्स, दिस डायरेक्शन एक्स कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस यूएस लेस एंड आर इक्वल इंटू एल, एक्स लेस एंड आर इक्वल टू यूएस एल अपॉन 1 प्लस यूएस। मैक्सिमम आप इतना लेंथ अगर आप टांग लेंगे तो x लेस x मैक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यूएस एल अपॉन 1 प्लस यूएस। आप इतना लेंथ अगर टांगेगा तो चेन जो है रेस्ट में रहेगा, इससे थोड़ा ज्यादा टांगेगा तो क्या कर जाएगा, वो स्लिप कर जाएगा। मैक्सिमम इतना लेंथ तक आप टांगेंगे, इससे थोड़ा भी अधिक टांगेंगे चेन विल स्लिप, चेन स्लिप कर जाएगा। पूछता है कभी कभी फ्रैक्शनल लेंथ, मैक्सिमम कितना फ्रैक्शनल लेंथ अगर हैंग किया जाए तो यूएस अपॉन 1 प्लस यूएस, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ चेन will hang for motion। फ्रैक्शनल पार्ट, इतना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ चेन आप हैंग कराएंगे तो चेन क्या कर जाएगा, मोशन 100 से गुना कर दीजिएगा तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं कितना परसेंट चेन को टांगना पड़ेगा तो स्लिप करके मोशन करके। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्लियर।